Hello, my dear student. Today we are going to discuss the next lecture, lecture number two, study of hydrogen. In this lecture, we will cover the similarity of hydrogen with halogen, discovery of hydrogen, and occurrence of hydrogen. तो सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोग इस लेक्चर को समझना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करें, मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल, जो कि मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है ISC एजुकेशन बाय ऋतुराज, इस पे पढ़ा हुआ है। तो आप लोग अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा पहला लेक्चर जरूर देखें। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट आएगी, स्टडी ऑफ हाइड्रोजन का पूरा प्लेलिस्ट आएगा ICSE बोर्ड क्लास 9 के लिए, और मैं आप लोग को इस चैप्टर को पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को बराबर पाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, और पार्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि पहला जो लेक्चर था मेरा कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहे थे और मेरे पास उतना सुविधा भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाया। मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगा और आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोजन लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे कि नीट IIT में। तो मेरा क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन contain how many neutrons? How many neutrons are how many neutrons? तो मैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन। देखिए, मेरे लिखने से आप लोग बोर नहीं होइएगा, क्योंकि अगर मैं लिख के अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मेमोरी जो है ना, आप लोग का अच्छे से कैप्चर कर लेगा सारी बातों को, और आप लोग पूरी तरह से ये याद हो जाएगा अगर 2-3 बार आप लेक्चर को देखेंगे तो। सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, क्या सिमिलरिटी है हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, पॉइंट नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में क्या सिमिलरिटी है? तो देखिए, इधर लिखता हूं मैं हाइड्रोजन, चलिए ये है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हम लोग हैलोजन को लिख लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चलिए इंटर लिखते हैं एस्टेटाइन, टेनिसाइन। तो देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 18, 17, इसका एटॉमिक नंबर 17। अगर हम दोनों में क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, तो ये क्या होगा, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर हो जाएगा। इसमें भी क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नियॉन के बराबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। ये भी किसके बराबर हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम के बराबर, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। ऐसे ही क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूप में हाइड्रोजन और हैलोजन की सिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ है
1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट। देखिए, हाइड्रोजन्स और हैलोजन्स की सिमिलरिटी ये है कि दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएंगे। नोबल गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएंगे। तो ये है हाइड्रोजन्स और हैलोजन्स के बीच में सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे। अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की। देखिए, वैलेंसी बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स है बोथ हाइड्रोजन्स एंड हैलोजन्स हैं वैलेंसी 1। दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 1। देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही फ्लोरीन है 2 7। तो वैलेंसी को एक बार के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। देखो, जो भी एटम है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1 है। ऐसे ही सोडियम है 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में जिसको बैलेंस शेल बोलते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। वैसे ही मैग्नीशियम है, कैल्शियम है 2 8 8 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वैसे ही 2 8 2, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 वैलेंसी हो जाएगी। जो भी एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके देखिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका 20, इसका 12, इसका 11, इसका 1। तो आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब जो भी एटम है जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जैसे कि आपका कार्बन है, देखिए 2 एंड 4, हम क्या करेंगे? 8 माइनस 4 करेंगे, 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन की वैलेंसी को जानते हैं। नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसकी वैलेंसी ज्ञात करनी हो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ऐसे ही ऑक्सीजन है 2 6, वैलेंसी 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ऐसे ही फ्लोरीन है, अब देखो फ्लोरीन है, इसकी वैलेंसी 2 7, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? 8 माइनस 7 1। ऐसे ही आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7, वैलेंसी कितनी? 1। यहाँ लिखता हूँ वैलेंसी, यहाँ लिख देता हूँ वैलेंसी। तो वैलेंसी के बेसिस पे if we see the similarity of hydrogen with valency then both have the valency 1। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, both hydrogen and halogen have valency, halogens have hydrogen and halogens have and halogens have and halogens have valency 1। ये दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 है। अब हम लोग बात करते हैं अगली सिमिलरिटी के बारे में। ये नंबर 2 था। अब हम लोग बात करेंगे 3, एटॉमिसिटी के बेसिस पे क्या सिमिलरिटी होती है हाइड्रोजन और हेलोजन। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं एटॉमिसिटी को देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एटम है, उसके पास 2 एटम प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल में,
इसको बोलेंगे डाई। एटॉमिसिटी निकाला हो, डाई एटॉमिक। 3 एटम प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई। ये हो गया आपका ट्राई एटॉमिक। ऐसे ही आपका 2 और मोर देन 2, 3 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉली एटॉमिक। और जिसके में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनो, मोनो एटॉमिक। तो देखिए, तो इस तरह से हाइड्रोजन और ये है हैलोजन आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोथ है दैट, बोथ है फॉर्म, या बोथ है फॉर्म, बोथ फॉर्म या बोथ आर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बोथ आर डाइएटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों क्या है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और हम कह सकते हैं बोथ फॉर्म डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन देयर स्टेबल स्टेट, मॉलिक्यूल इन देयर, वो अपने स्टेबल स्टेट में क्या करते हैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये सिमिलरिटी थी हमारी अगली हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में। अब हम लोग अगली सिमिलरिटी देखते हैं, सिमिलरिटी नंबर 4 देखते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हाइड्रोजन और हैलोजन की सिमिलरिटी क्या है, both exist in the gaseous form in nature. If we talk about the halogens and hydrogen, both are the gaseous state in occurs in gaseous state in the nature. दोनों क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, ये भी गैस है, क्लोरीन है, ये जहरीली गैस है सब, ब्रोमीन है, ये भी क्या है, गैस है, ये सभी क्या है, गैसियस स्टेट में रहते हैं। हाइड्रोजन क्या है, गैसियस स्टेट में रहता है। अगर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, तो बोथ आर इन द गैसियस स्टेट, दोनों क्या होते हैं, गैसियस स्टेट, दोनों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग गैसियस स्टेट, दोनों क्या होते हैं, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ आयन, कैसे आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर द आयन। व्हेन एन एटम बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज इट फॉर्म आयंस। जब कोई भी एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, वो क्या करता है, आयंस का फॉर्मेशन करता है। व्हेन एन एटम बिकम्स, देखिए मैं लिखता इसलिए हूँ कि आप लोग को याद हो जाए, और मैं एकदम, देखो अगर लिखा हुआ देख लेते हो और इसी हिसाब से तुम लोग भी एक रफ कॉपी लेके पढ़ लेते हो, तो तुम लोग का ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। व्हेन एन एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज इट फॉर्म आयन। जब कोई एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, तो क्या करता है, आयंस का फॉर्मेशन करता है। अब देखो इलेक्ट्रिकल चार्ज कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिक के चार्ज को 2 ही टाइप को आप लोग जानते हैं, आप 2 ही टाइप का देखे होंगे या जानते होंगे। ये देखिए, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो इस पे क्या करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, थोड़ी इसकी विशेषता बताते हैं। व्हेन एन एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज इट फॉर्म्स कैटायन। जब भी एटम्स क्या होते हैं, व्हेन एटम पॉजिटिवली चार्ज, तब हम उसको क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। और जब एटम्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एनायंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो दोनों जो हाइड्रोजन्स और हैलोजन्स हैं बोथ फॉर्म एनायंस, बोथ हाइड्रोजन्स एंड हैलोजन फॉर्म हाइड्रोजन एंड हैलोजन फॉर्म एनायंस। दोनों हाइड्रोजन्स और हैलोजन्स क्या करते हैं, एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्राइड आयन हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन एनायंस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, और दोनों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो नियरेस्ट नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा सकें और स्टेबल हो सकें। अब हम लोग अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स का। बोथ हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन्स आर नॉन मेटल। दोनों हाइड्रोजन्स और हैलोजेंस जो हैं वो नॉन मेटल हैं, तो दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। दोनों हाइड्रोजन्स और हैलोजेंस क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। हाइड्रोजन्स और हैलोजेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये भी पाले तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करेगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दस ऑफ एल्किल मेटल्स एंड हैलोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दस ऑफ एल्किल मेटल्स एंड हैलोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि हाइड्रोजन की हैलोजेंस और एल्किल मेटल दोनों से डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दस ऑफ एल्किल मेटल्स या हैलोजेंस या एल्किल मेटल्स और एंड हैलोजेंस। हैलोजन से और एल्किल मेटल से क्या प्रॉपर्टी डिफरेंस है हाइड्रोजन की, तो देखिए अब हम लोग एक बार के लिए एटम की स्ट्रक्चर को देखते हैं। एटम्स के दो पार्ट होते हैं। एटम है टू पार्ट। सेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको आप लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाहर ये जो है, ये क्या होता है, ऑर्बिट। ये क्या है, ऑर्बिट, या जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो हाइड्रोजन जो है, ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इसके बाहर ये है ऑर्बिट। हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और केवल एक सेल में होता है। क्या होता है, सेल। कहने का मेरा मतलब ये है, हाइड्रोजन के पास जो नंबर ऑफ सेल है वो 1 है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो रहा बात हाइड्रोजन का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल्किल मेटल का। एल्किल मेटल का, और यहाँ बात करेंगे हम हैलोजन। तो देखो, एल्किल मेटल जैसे सोडियम है, सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर सेल है, 3 सेल है इसके पास, 3 सेल। ऐसे ही फ्लोरीन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखो, और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल 2 है। तो हाइड्रोजन का एल्किली मेटल्स और हैलोजन से यही डिफरेंस है कि हाइड्रोजन्स हैव only one cells, but alkali metals and halogens both have more than one cell.
हाइड्रोजन के पास केवल एक सेल होता है और हैलोजेंस और एल्कली मेटल होते हैं उनके पास एक से अधिक सेल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक और डिफरेंस का। ये तो था हमारा पहला पॉइंट दोनों का। जब मेटल्स या नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, अपना ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल है या नॉन मेटल है, ये क्या करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो ये क्या बनेंगे, अपना मेटल और नॉन मेटल का ऑक्साइड, मेटल और नॉन मेटल का ऑक्साइड, मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे ही जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये है हाइड्रोजन, ये क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये क्या बनाता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग, इसका कॉमन नेम है वाटर। देखिए ये है हाइड्रोजन, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, इसने बनाया डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिडिक होता है, प्योर वाटर का। ऐसे ही ये तो बात की जाती हाइड्रोजन की। अब हम बात करते हैं एल्कली मेटल के बारे में। एल्कली मेटल, या पहले बात कर लेते हैं हेलोजेंस की। ये है हेलोजन, हेलोजेंस जैसे कि क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्लोरीन का ऑक्साइड, डाइक्लोरीन ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम क्लोरीन ऑक्साइड देखें तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, रेड कलर में बदल जाएगा। इससे हम जानेंगे कि ये जो है क्लोरीन ऑक्साइड वो क्या है, एसिडिक की नेचर है। ऐसे ही ये क्लोरीन ऑक्साइड है, क्लोरीन सेप्टा ऑक्साइड है, ये जब रिएक्ट करता है क्लोरीन सेप्टा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब हम लोग बात करते हैं एल्कली मेटल का। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो सब सोडियम ऑक्साइड है, अगर इस पे आप क्या करें, रेड लिटमस पेपर, इस रेड लिटमस पेपर पे आप अगर सोडियम ऑक्साइड को रखें तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बेसिक नेचर का है, ये बेसिक होता है। ऐसे ही पोटेशियम जो है, इसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, पोटेशियम डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये भी क्या है, बेसिक नेचर का है। इस तरह से हाइड्रोजन्स और हेलोजन्स में ये डिफरेंस है कि हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है और जो हेलोजन्स के ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक है। और जो आपके एल्कली मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये तो था हमारा हाइड्रोजन्स और हेलोजन्स के बीच में डिफरेंस। अब देखो, ये हाइड्रोजन्स और हेलोजन्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहीं फिट ही नहीं होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन से फिट हो जाता है, कभी कभी एल्कली से फिट हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आवारा एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन है वो आवारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और पहले के जमाने में लगभग आज से 10-15 साल पहले ये क्वेश्चन आईआईटी और में पूछा जाता था, आवारा एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। आवारा एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, हाइड्रोजन है। देखिए बच्चों, आप लोग जानकारी के पीछे भागिए, समझने के पीछे भागिए, रटने के पीछे नहीं। हाँ जल्दी जल्दी तैयार कर लें, खत्म हो। आप लोग को अगर भविष्य में कुछ करना है, आप क्या कीजिए, समझिए, चीजों को समझिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। इससे क्या होगा, चीजें, कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। जब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा और आईसीएससी बोर्ड का जिसका 12th तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो क्या करेगा, किसी भी आईआईटी नीट एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेगा और उसको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस वो थोड़ा प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन की। आखिर डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन का डिस्कवरी हुआ? तो देखो, हाइड्रोजन was prepared many time before it was identified as element। हाइड्रोजन जो था वो बहुत पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया था, जब लोगों को ये नहीं मालूम था, मतलब साइंटिस्ट को ये भी नहीं मालूम था कि हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। ऐसा क्यों? ये लाइन आपका आईसीएसई बोर्ड का यूनिवर्सल केमिस्ट्री के बुक का कहना क्या चाहता है, इसका मतलब समझो। जब भी क्या होता है, बेस, एसिड और वाटर से कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या करता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के प्रिपरेशन की बात जो कही थी वो पैरासेल्सस ने 1493 में बताया था। इन 1493 पैरासेल्सस ने ये कहा, stated that when sulfuric acid is allowed to act on iron, the air arises with work force like the wind। जब भी क्या होता है, आयरन को हम लोग क्या करते हैं, आयरन पे H2SO4 रखते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और ये हाइड्रोजन गैस एकदम हवा की झोंके की तरह निकलता है। देखिए ये है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, इन्होंने देखा क्या था। एक्चुअली जब आप लोग जाते हैं लोहार के पास गए होंगे, ब्लैक स्मिथ, वहां पे देखते होंगे कि जब वो लोहा एकदम लाल होता है तो उस पर क्या करता है, वो पानी छिड़कता है, पानी छिड़कता है तो छन से आवाज आता है, वो हाइड्रोजन गैस ही होता है। ठीक है, तो ये बातें इन्होंने कही थी कि आयरन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो, बट द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गो टू हेनरी कैवेंडिश। लेकिन जो क्रेडिट है डिस्कवरी का हाइड्रोजन का वो जाता है हेनरी कैवेंडिश को। हेनरी कैवेंडिश को क्या जाता है, क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन का, जिन्होंने क्या किया था 1766 में हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किया था। Although the Robert Boyle prepared the gas earlier in 1672, लेकिन रॉबर्ट बॉयल जो थे इन्होंने भी क्या किया था, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर लिया था 1672 में, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो जाहिर सी बात है, एसिड बेस और वाटर जब रिएक्ट करते हैं मेटल से तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको मालूम नहीं था। उसके बाद से कैन बी प्रिपेयर दिस गैस फ्रॉम आयरन एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हेनरी कैवेंडिश जो थे इस हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयरन और सॉरी हाइड्रोजन और आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा के ये लगा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये हो जाएगा आपका क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। He also stabilized the elementary nature of hydrogen and so that water is formed in the hydrogen burning air। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन के एलिमेंट का जो नेचर है उसको डिफाइन किया था और कहा था कि हाइड्रोजन जो है जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, ही कॉल्ड इट इनफ्लेमेबल एयर बिकॉज ऑफ कम्बस्टिबल नेचर। इसको इन्होंने इनफ्लेमेबल एयर कहा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो जलता है, दहन एग्जाम्पल है, दहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्या करता है, कंबस्टन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्या करता है, जब जलता है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी के कारण जर्मनी एक्सेट्रा जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का डिस्कवरी कर लिया है। और दूसरी चीज ये कि पूरे जो वर्ल्ड्स हैं वो किस पे वर्क कर रहे हैं, हाइड्रोजन पे वर्क कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क कर रहा है। चाहे ताकि देखो ये जो हाइड्रोजन है
वो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि कंबस्टिबल इन नेचर है। जब जलेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरियस उस एनर्जी का यूज वेरियस उसका उस एनर्जी का यूज हम लोग वेरियस पर्पज के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन कहा जाता है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूल ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन का फ्यूल। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। On account of its ability to form water, Lavoisier in 1783 named it hydrogen. Anthony van Lavoisier, Lavoisier, इन्होंने हाइड्रोजन को सबसे पहले हाइड्रोजन नाम दिया था। हाइड्रोजन का नाम सबसे पहले किसने हाइड्रोजन दिया था, वो थे एंटोनी वान लेवोसियर। हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर। इसका मतलब क्या होता है, वाटर फॉर्मर। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। द क्रेडिट फॉर, क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन goes to which साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है हाइड्रोजन की डिस्कवरी का। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट, एलिमेंट which is considered as, which is considered as fuel for the future generation, for the future generation। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों देखिए, अगर आप इस वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक देंगे और कुछ शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो मेरा इंथुसियाज्म जो है वो बना रहेगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर लाने में ज्यादा लेट नहीं करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।